एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है, हम एक नया पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द स्टेट? और यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स में हम डीपर सेक्शन में चलेंगे एंड डिफिकल्ट पोर्शन है स्टेट ऑफ सिस्टम समझना। व्हाट इज द स्टेट? हेडिंग डालेंगे स्टेट। स्टेट दैट इज स्टेट। पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे स्टेट में। द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम is known as state of a system. The condition of a system, the condition of a system is known as state of a system. If the properties are fixed, if the properties are fixed, if the properties are fixed, state is also fixed. If properties are fixed, state is also fixed, and hence condition is also fixed, and hence condition is also fixed. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे नोट करके, आप जो स्टेट डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है कि किसी सिस्टम पर आप कंडीशन लगा दीजिए, दैट विल बिकम द स्टेट। बट नोट करिए आप, नोट स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड ओनली व्हेन state of the system, state of the system can be defined only when, state of the system can be defined only when all the intensive property, all the intensive property, all the intensive property डिफाइनिंग द स्टेट, जो स्टेट को डिफाइन करेंगे, ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइनिंग द स्टेट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, इज यूनिफॉर्म uniform throughout the system. So system have to be in, so the system have to be in total thermodynamic equilibrium, have to be in total thermodynamic equilibrium. For that it must not interact with the surrounding. For that, it must not interact with the surrounding. It must not interact with the surrounding. And if it happens so, यदि ऐसा होता है, and if it happens so, all the internal processes inside the system, all the internal processes inside the system will stop automatically after some time, will stop automatically after some time, and internal equilibrium can be achieved.
and internal equilibrium can be achieved, and internal equilibrium can be achieved. अब आइए जरा समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। पहला तो ये कहा कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। सिंपल सी बात है, किसी सिस्टम पर आप कंडीशन डाल दीजिए, दैट विल बिकम द स्टेट ऑफ द सिस्टम। हमने कह दिया कि इस सिस्टम का प्रेशर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है। सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका प्रेशर 1 बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपने इस सिस्टम को कहीं न कहीं एक कंडीशन से रोका है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ग्राफ है अगर टेम्परेचर और प्रेशर का, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आ गया। यानी आपने क्या कर दिया, इसकी स्टेट फिक्स कर दिया, बता दिया कि ये पॉइंट यहाँ पर है। इसका टेम्परेचर अगर इतना है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका प्रेशर 1 बार है, तो प्रेशर आप देख लेंगे इस एक्सिस से, टेम्परेचर एक्सिस से आपने इसको फिक्स कर दिया। इस जैसे ही आपने सिस्टम पर कोई कंडीशन इंपोज कर दिया, इसका वॉल्यूम ये है, ये इसका एंट्रोपी ये है, कोई भी आपने कंडीशन इंपोज किया इसके ऊपर, इसका मतलब आपने क्या डिफाइन किया उस सिस्टम का? स्टेट। बट थर्मोडायनेमिक्स में एस.के. सोम सर कहते हैं कि स्टेट को डिफाइन करना है तो आपको कंप्लीट थर्मल या थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि टेम्परेचर का ज़्यादातर रोल है। हम केमिकल इक्विलिब्रियम और हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा रोल नहीं देखते हैं, टेम्परेचर का रोल हम देखते हैं, क्योंकि हमको हीट और वर्क के ट्रांसफर पर ज़्यादा चर्चा करनी होती है। तो हम कहते हैं कि सिस्टम तब तक आपका स्टेट डिफाइन नहीं किया सकता सिस्टम का, जब तक पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में न हो जाए। यानी किसी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए कुछ चीजें मस्ट है। वो चीज मस्ट है क्या? कि सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी हो वो हर जगह क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। भाई थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी हर जगह सिस्टम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट इज मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम डिफरेंट पार्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें एज हमारे जो कंसर्न है, जो पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये हमारा जो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ये थ्रू आउट द सिस्टम सेम होना चाहिए, तभी हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज हमने कहा स्टेट डिफाइन करने का मीनिंग समझिए, जैसे हमको बताना हो, कंडीशन बतानी हो। सपोज देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए हमको कंडीशन बतानी हो कि ये सिस्टम की कंडीशन क्या है, कंडीशन लगानी है। सपोज हमने कहा ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो आप ये 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर है और उसकी सराउंडिंग है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान से समझिए, अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पर सिस्टम है आपका और उसकी सराउंडिंग कितनी पर है? 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो जाहिर सी बात है देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी इज देयर। और इस डेल्टा टी की वजह से क्या करेगा ये अपनी हीट इधर अंदर से बाहर निकालेगा और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तब तक डिक्रीज करेगा जब तक ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना हो जाए, यानी ये हीट ट्रांसफर कराएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आप तो कहना चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 50 है, लेकिन जैसे t बराबर 0 सेकंड पर आपने इसको बोला कि इसका टेम्परेचर 50 है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि t बराबर 0 अगले समय में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री रहेगा? नहीं रह सकता है। इसका मतलब है कि बाहर की सराउंडिंग ऐसी है कि जो इसका टेम्परेचर 49 कर देगी, जो इसका टेम्परेचर 48 कर सकती है, या अगर ज़्यादा टेम्परेचर बाहर का है 70 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा भी सकती है। तो आप किसी को स्टेबल अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्टेट, कि इसका स्टेट क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यह करना पड़ेगा कि इसको पहले इक्विलिब्रियम में लाइए। किसको? सिस्टम को। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तभी आप स्टेट डिफाइन, जब आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तभी हम उस सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टेट डिफाइन ही नहीं कर सकते। आप जैसे ही बताए थर्मामीटर लगाए वैसे ही टेम्परेचर का चेंज हो गया। तो
इसके लिए बोला गया कि स्टेट डिफाइन अगर आपको करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो एक चीज मस्ट है, वो क्या है कि पूरा का पूरी जो भी प्रॉपर्टी इस सिस्टम को डिफाइन कर रही है। सपोज आप टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इस सिस्टम की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर पूरे सिस्टम का यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी 50 डिग्री सेल्सियस अगर आपने बोला तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हर वक्त क्या होना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि इसका स्टेट ये है, यहां पर आप पॉइंट ए पर आ गए आप, अदरवाइज आप बोल नहीं सकते हैं। अब अगर आप बोल नहीं सकते तो अब सवाल ये है, अगर 50 डिग्री होना है इसको पूरे सिस्टम का, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हर जगह टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यानी आप जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में या नहीं आ पाते हैं तब तक आप स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसी भी सिस्टम का स्टेट डिफाइन करने के लिए मस्ट है कि पूरा का पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर का मतलब यहां भी अगर आप थर्मोमीटर लगाए, यहां थर्मोमीटर, यहां थर्मोमीटर, जहां भी आपने थर्मोमीटर लगाया वहां टेम्परेचर कितना मिलना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस। हर जगह टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए, टेम्परेचर इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैसे अचीव हो पाएगा, कैसे ये अचीव करेंगे आप, कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होगा? इसके लिए दो ही तरीका हो सकता है आपके पास, देयर आर टू वे। स्टेट डिफाइन करने का दो ही तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, 50 डिग्री सेल्सियस हर जगह होने के लिए क्या जरूरी है, आप बाउंड्री को ऐसा बना दीजिए कि बाहर से इंटरेक्ट ही ना करे। बोलिए, आप बाउंड्री को क्या करेंगे, हम बाउंड्री को ऐसा बना देते हैं, बाउंड्री को ऐसा बना देंगे कि ये बाहर से इंटरेक्ट ही ना करे, तो ऑटोमेटिकली इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना रहेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। और उस वक्त हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। या जो भी प्रॉपर्टी बाहर है वो प्रॉपर्टी भी उसी टेम्परेचर पे आ जाए। सराउंडिंग प्रॉपर्टी अगर सिस्टम की प्रॉपर्टी से सेम हो गई, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जिससे सिस्टम डिफाइन हो रहा है। यानी अगर आप टेम्परेचर पे फोकस कर रहे हैं तो टेम्परेचर पर, प्रेशर पर फोकस कर रहे हैं प्रेशर पर। हो सकता है यहां पर प्रेशर हो 4 बार और यहां का प्रेशर 3 बार हो। हमारा इशू ये नहीं है, क्योंकि हम प्रेशर से सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिफाइन किससे कर रहे हैं, टेम्परेचर से। अगर हमारा टेम्परेचर कंसर्न है, यानी जो प्रॉपर्टी सिस्टम को डिफाइन कर रही है, प्रेशर भी एक प्रॉपर्टी है लेकिन ये सिस्टम को डिफाइन नहीं कर रही है, तो ये 4 और 2 हो सकता है, 4 या 3 हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर अगर डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम का, स्टेट डिफाइन कर रहे हैं टेम्परेचर के प्रॉपर्टी से, तो टेम्परेचर अंदर भी वही होना चाहिए, टेम्परेचर बाहर भी अगर वही हो जाए, इसका मतलब देयर इज नो डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू 0। इसका मतलब कोशिश ही नहीं करेगा बाहर से इंटरेक्ट होने की, तो ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद किस में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो 2 वेज आर देयर। अगर सिस्टम स्टेट डिफाइन करना है तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, और उसके लिए 2 बेसिक तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सिस्टम की बाउंड्री को ऐसा बना दीजिए कि उस सराउंडिंग से इंटरेक्ट ही न कर पाए, तो उसको पता ही नहीं सिस्टम को बाहर 50-30 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली आप बाउंड्री को ऐसा बनाइए कि वो बाहर कि जो भी डेल्टा क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट ही ना पाए, या जो सिस्टम को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी है वो और सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टी है दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अगर दोनों सेम हो जाती हैं तब भी आप कोई भी डिस्टर्बेंस सिस्टम की बाउंड्री से नहीं आया, क्योंकि सराउंडिंग की डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे जब, उसमें क्लियर कहा गया था सराउंडिंग उसे कहेंगे थर्मोडायनेमिकली जो सिस्टम की प्रॉपर्टी को क्या करता हो, चेंज करने की काबिलियत रखता हो। कोई भी चीज एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम नहीं था जो सिस्टम की प्रॉपर्टी को चेंज करता हो। तो अगर यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ये हमेशा इसके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो, 50 से 30 की हीट फ्लो करा करके इसका टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेगा। तो डाउन करने के लिए अब ऑप्शन आपके पास 2 है। पहला ऑप्शन ये है कि आप बाउंड्री को ऐसा बना दीजिए कि ये बाहर न जाए, यानी बाउंड्री को आप क्या करेंगे, बाहर से इंसुलेट कर दीजिए या आइसोलेट कर दीजिए पूरे को, तो ये सिस्टम से क्या करेगा, सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन ही नहीं करेगा। या जो प्रॉपर्टी बाहर है 30 डिग्री वही सिस्टम की प्रॉपर्टी हो जाए 30 डिग्री, तो तब भी दोनों केस में डेल्टा टी नहीं क्रिएट होगा, तब भी आप स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो नोट में आप क्या लिखेंगे, देयर आर 2 वेज इन थर्मोडायनेमिक्स, देयर आर 2 वेज इन थर्मोडायनेमिक्स, देयर आर 2 वेज in thermodynamics. There are 2 ways in thermodynamics
there are two ways in thermodynamics by which we can maintain equilibrium. There are two ways in thermodynamics by which we can maintain equilibrium. First, पहला कौन सा तरीका है? Make the boundary in such a way that it should not interact with the surrounding. First, make the boundary in such that it should not allow the system property to interact with the surrounding. And second way, जो दूसरा तरीका है, the property defining the system is same in system and surrounding. The property defining the system becomes same within the system and surrounding. By which there will not be any imbalance. To the property. By which there is no imbalance to the प्रॉपर्टीज. दोनों की आपने क्या कर दिया? प्रॉपर्टीज सेम कर दिया. यानी स्टेट कंडीशन लगा देने से थोड़ा इतर है. कंडीशन आपने लगा दिया यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब डिफाइन तो हुआ है ये स्टेट, लेकिन इसका ब्रॉडर सेंस ये है कि आप 20 डिग्री सेल्सियस बोलने का मतलब हर जगह कहता है 20 डिग्री सेल्सियस. अब अचीव करना डिफिकल्ट है. एवरीवेयर 20 डिग्री सेल्सियस टू अचीव दिस इज डिफिकल्ट. उसमें क्या करना है आपको? बाउंड्री को या तो ऐसा बनाइए या बाउंड्री को ऐसा बनाइए कि आप ये इंटरेक्ट न करने पाए. इसके लिए आप क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे बाउंड्री को, और या तो फिर आप प्रॉपर्टी जो सिस्टम की हो डिफाइन कर रही हो और सराउंडिंग की दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो भी वो इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा. तब आप सिस्टम को तब आप स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. अब जरा समझिएगा, अगर ये सिस्टम है आपका, ये आपका सिस्टम है, सपोज सिस्टम है, इसकी बाउंड्री को आपको ऐसा बनाना है, ध्यान से समझिए, इसकी बाउंड्री को ऐसा बनाना है कि सराउंडिंग से इंटरेक्ट न करे, या दोनों बाहर और अंदर प्रॉपर्टी दोनों सेम हो जाए. यानी आप अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं? इस सिस्टम का सराउंडिंग से इंटरेक्शन रोकना चाह रहे हैं. हमारा मकसद क्या है? स्टेट को डिफाइन तभी किया जा सकता है जब सिस्टम का सराउंडिंग से जो इंटरेक्शन चल रहा है वो रुके, स्टॉप हो जाए वो इंटरेक्शन, यानी सिस्टम आइसोलेट हो जाए, तभी आप स्टेट डिफाइन कर सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है नंबर 1 कि क्या स्टेट सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन होता है? वेदर, क्वेश्चन लिखिए, वेदर द स्टेट इज डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ओनली. क्या स्टेट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर केवल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन किया जा सकता है, या कोई और भी सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम में ही ऐसा था
कि नाइदर मास वाज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम नाइदर एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था कि हम लोग एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन जीरो कर दिए थे। यानी एनर्जी और मास का इंटरेक्शन होने का मतलब यह है कि आप सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर दे रहे हैं, आप आइसोलेट कर दे रहे हैं उसको। तो जब आपको स्टेट डिफाइन करने के लिए करना वही है, तो सवाल ये बन जाएगा कि क्या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही केवल स्टेट डिफाइन हो सकता है? क्योंकि जब तक स्टेट डिफाइन नहीं होगा आप प्रोसेस पे नहीं आएंगे, और प्रोसेस नहीं आएगा तो कोई भी वर्क आपको मिलेगा नहीं, जो आउटपुट आपको चाहिए हाई ग्रेड एनर्जी के फॉर्म में। तो स्टेट डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपने सिस्टम को रोक दिया सराउंडिंग से इंटरेक्ट मत करो, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, स्टेट डिफाइन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और बाहर और अंदर की प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब ही है कि इसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आइसोलेट हो गया का पूरा सिस्टम। यानी क्या स्टेट पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ओनली लिखा हुआ है, केवल इसके लिए डिफाइन होता है? तो योर आंसर विल बी यस। स्टेट हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही डिफाइन हो सकता है। स्टेट कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि स्टेट इज एसर्शन रीजनिंग खास करके जब आता है ईएस के अंदर, स्टेट केवल और केवल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है। तभी जब तक सिस्टम आइसोलेट नहीं होगा तब तक आप स्टेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी इंटरेक्शन बंद होना है, इंटरेक्शन बंद होना है, सराउंडिंग से सिस्टम का इंटरेक्शन स्टॉप करना है आपको। चाहे बाउंड्री को सील करिए, चाहे वो प्रॉपर्टी बैलेंस कर दा दीजिए दोनों को, तब भी आपका अचीव हो जाएगा कंडीशन। यानी स्टेट तभी डिफाइन होगा जब सिस्टम क्या बन गया, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सवाल इस बात का है कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हीट और वर्क के इंटरेक्शन की डील करती है। इंटरेक्शन कहाँ से होगा? सिस्टम का सराउंडिंग से होगा, सराउंडिंग से सिस्टम का होगा। और स्टेट डिफाइन करने की पहली बाधा यह है कि सिस्टम आइसोलेट हो जाना चाहिए, सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर ये साइंस डेवलप कैसे होगी, ये आगे हम बढ़ेंगे कैसे? तो जो थर्मोडायनेमिक्स अलाउ करता है स्मॉल चेंज इन द प्रॉपर्टी किया, इनफाइनाइटली स्लो चेंज इन प्रॉपर्टी अलाउ है, दैट इज इनफाइनाइटली स्लो चेंज इन प्रॉपर्टी इज अलाउ इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इस इनफाइनाइटली स्लो चेंज, यानी पता लगना नहीं चाहिए कि मतलब चेंज हो रही प्रॉपर्टी। अगर टेम्परेचर सिस्टम का डिफाइन है 50 डिग्री सेल्सियस है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अब प्रॉपर्टी 50 डिग्री ही महसूस होनी चाहिए है, लेकिन इनफाइनाइटली स्लो चेंज इसमें क्या कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया। तभी ये साइंस डेवलप हो सकती है, अदरवाइज जब स्टेट नहीं डिफाइन होगा तो प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो प्रोसेस जो होता है वो चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। अब स्टेट का चेंज कैसे करेंगे जब वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन किया गया है? तो जवाब क्या है, इनफाइनाइटली स्लो चेंज इन प्रॉपर्टी। यानी 50 डिग्री है तो इतना स्लो चेंज हो कि महसूस न हो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हुई है। यानी बाउंड्री को आप रिलैक्स करेंगे कितना, इनफाइनाइटली स्लो चेंज करा सके, इतना आप बाउंड्री को रिलैक्स दे सकते हैं, तो ये साइंस आगे बढ़ सकती है। तो अब स्टेट के बाद टॉपिक आता है प्रोसेस का। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात की जाती है स्टेट के बाद। अब हम लोगों ने स्टेट डिफाइन कर लिया, तो स्टेट में कंडीशन हमने डाल दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, लेकिन चूंकि ये सिस्टम आइसोलेट हो गया था इसलिए कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता था, तो साइंस डेवलप करने में दिक्कत थी। तो हमने क्या लिया, हमने लिया कि हम इनफाइनाइटली स्लो चेंज प्रॉपर्टी का करेंगे। तो इनफाइनाइटली स्लो चेंज से क्या हमको मिल जाएगा, साइंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप स्टेट ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे अदरवाइज, तो फिर चेंज ऑफ स्टेट कहां से? तो इनफाइनाइटली स्लो चेंज आपको अलाउ कर दिया गया है। प्रोसेस में डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखिएगा चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। यानी स्टेट का चेंज क्या कहलाता है, प्रोसेस। अब आप समझिए फंडामेंटल कि पॉइंट ए सपोज यहां पर आप हैं, पॉइंट बी यहां पर पहुंचना है, तो आपको स्टेट का चेंज करना पड़ेगा।
1 से 2 आना है, A to B आना है, तो आपको ये स्टेट A है, ये स्टेट 1 है मान लो, और ये स्टेट 2 है। तो 1 से 2 आपको आना है या A से B आना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्टेट का चेंज करना पड़ेगा। बट स्टेट डिफाइन किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, जो अलाउ ही नहीं करता चेंज को। तो हमको कैसा चेंज मिला है? इनफाइनाइटली स्लो। यानी अगर स्टेट का चेंज होगा, ध्यान से समझिए, अगर स्टेट का चेंज होना है, स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ आप चल रहे हैं, स्टेट का चेंज होना है, तो इस बात की गारंटी है कि ये चेंज ही इनफाइनाइटली स्लो होगा, अदरवाइज अलाउ ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, क्योंकि स्टेट ही डिफाइन तभी किया गया है जब सिस्टम क्या हो चुका है? आइसोलेट हो चुका है। तो अगर सिस्टम आइसोलेट हो गया है, उसके बाद स्टेट डिफाइन किया गया है, तो स्टेट को चेंज करना होगा। इसका मतलब है इनफाइनाइटली स्लो चेंज इन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का इनफाइनाइटली स्लो चेंज होना ही स्टेट चेंज कहलाता है आपका। तो ये स्टेट चेंज जब तक नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं बनेगा। ये दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस। प्रोसेस यानी इनफाइनाइटली स्लो चेंज ऑफ स्टेट है। स्टेट भी इनफाइनाइटली स्लो चेंज हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का चेंज ही तो इनफाइनाइटली स्लो है। तो स्टेट 1 टू स्टेट 2 अगर आपको जाना है, तो चेंज हमेशा कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइटली स्लो। तो बड़ा एक डिस्कशन इस पे चलता है कि प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। तो ये बात सीधी है कि अगर प्रोसेस वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है स्टेट का चेंज है वो, और स्टेट का चेंज इनफाइनाइटली स्लो होता है। और इनफाइनाइटली स्लो अगर कोई स्टेट का चेंज हो रहा है और उसको बोल रहे हैं आप प्रोसेस, तो प्रोसेस कभी भी प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो अलाउ ही है। तो प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल ही होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्ड गलत है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हमेशा प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। प्रोसेस लगने का मतलब ये है वो रिवर्सिबल हो गया है, क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो चेंज अलाउ कर रहा है। तो इरिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इरिवर्सिबल भी हो जाए और प्रोसेस भी हो जाए। तो प्रोसेस का मतलब ही इनफाइनाइटली स्लो है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल है। तो हमेशा करेक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट क्या है? रिवर्सिबल हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमेशा आप जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, आप उसको बोल दीजिए इरिवर्सिबल है, यानी वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस होने का मतलब है हमेशा रिवर्सिबल होना, क्योंकि ये कैसा चेंज दे रहा है? इनफाइनाइटली स्लो चेंज इन द प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टेट डिफाइन करेंगे आप। कंडीशन लगा करके हमने स्टेट डिफाइन किया। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। लेकिन कैसा चेंज थर्मोडायनेमिक्स में लागू है? इनफाइनाइटली स्लो, यानी प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल इन नेचर। नोट, प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल। प्रोसेस को वर्ड को आप इरिवर्सिबल के साथ लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइटली क्या है? स्लो चेंज अलाउ ही कर रहा है वो। बट एकेडमिक सेशन के लिए वी कैन से रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग यूज करते रहते हैं इस शब्द को, बट हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस वर्ड लगाने का मतलब है आपने रिवर्स कर लिया है। इसके बाद इसी में हम लोग दो और इस प्रोसेस को ही डिफाइन करते हैं, जिसमें हम जिसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोलते हैं, इसी टाइम पर हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, या नॉन रिवर्सिबल लिखिए, प्रोसेस नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, बट नॉन रिवर्सिबल लिखिए। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस ना लिखिए, क्योंकि प्रोसेस वर्ड लगा दिया, इसका मतलब आपने इनफाइनाइटली स्लो कर दिया। इनफाइनाइटली स्लो हो जाएगा, और जिससे ऑटोमेटिकली प्रोसेस वर्ड ही किसके लिए यूज हो जाएगा? रिवर्सिबल के लिए यूज हो जाएगा। तो दो हेडिंग आप लिखिएगा, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल। इसी को इरिवर्सिबल बोलते हैं, और हम प्रोसेस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यहीं के लिए ये लगेगा। वी कैन नॉट यूज नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट।
टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रोसेस स्टेट के द्वारा डिफाइन किया हुआ, स्टेट डिफाइन है, इनफाइनाइटली स्लो चेंज अलाउ किया गया है, तो अपने आप ही। तो पहला रिवर्सिबल में लिखेंगे आप, रिवर्सिबल में लिखेंगे a process is said to be a process is said to be a reversible process. A process is said to be a reversible process if when reverse in direction, if when reverse in direction follows the same path without any effect, same path without any effect on, without living छोड़े हुए, without leaving any effect on system and surrounding, underline करेंगे इसको, system and surrounding, without leaving any effect on system and surrounding, system and surrounding. Reversible process is most efficient process. Reversible process is most efficient process a process which is not reversible, a process which is not reversible is known as irreversible. In nature, प्रकृति में, in nature, all the process are irreversible. 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 Friction is one of the main reason, इसी में हम लोग दोनों कवर करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेन रीजन, one of the main reason to make a process irreversible, to make a process irreversible. फ्रिक्शन ही एक ऐसा कारण है, मेन रीजन है, जिससे एक प्रोसेस इरिवर्सिबल बनता है प्रैक्टिकली. अब हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये रिवर्सिबिलिटी और या इरिवर्सिबिलिटी है क्या. कुछ राइटर्स ने लिखा है कि इफ अ प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड एट एनी पॉइंट एंड रिवर्स इन द डायरेक्शन, किसी पॉइंट पर किसी उस प्रोसेस को रोका जा सके और फिर वहीं से वापस आप उस पाथ के थ्रू आए और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट न पड़े, वो भी सही है. या देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास दो एक्सिस है, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, और हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं. चेंज ऑफ स्टेट है ये हमारा 1 से 2, सपोज 1 से 2 है हमारा चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज 1 एंड दैट इज 2. एक्सिस के बीच में 1 और 2 है. तो रिवर्सिबल का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, डिफिनेशन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट राइटर ने अलग दी है. उसमें ये है कि अगर पहले तो प्रोसेस को समझिए कि प्रोसेस होगा तभी जब चेंज ऑफ स्टेट होगा, और स्टेट की डिफाइन करने के लिए बोला गया था आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए. तो हम लोगों ने वहां परमिशन लिया क्या कि इनफाइनाइटली स्लो चेंज करिए, यानी चेंज ही स्लो होगा पहले तो 1 से 2. अब जब आप इनफाइनाइटली स्लो हो जाएंगे तो कोई एक्सटर्नल इफेक्ट अब आपके लिए मायने नहीं रखता है अगर आप इनफाइनाइटली स्लो है. तो कहा गया
कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, ध्यान से समझिए, कोई प्रोसेस हो रहा है उसे कहीं भी रोक लीजिए आप। सपोज यहां हमने रोक लिया प्रोसेस होते समय, यहां रोक लिया, किसी भी पॉइंट पर आप इसको रोक लीजिए प्रोसेस को। और दूसरी कंडीशन, अब इसी पॉइंट से फिर से वापस उसी पाथ को, इंपॉर्टेंट देखिए, पाथ इंपॉर्टेंट है कि पाथ सेम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कि यहां से आए और इधर चले गए, नहीं, पाथ सेम होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पर आप रोकें, उसके बाद उस पॉइंट से आप उसी पाथ को रिपीट करते हुए अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच जाएं। जिस पॉइंट से आपको स्टॉप किया गया उस पॉइंट से उसी पाथ पे, जिस पाथ से आप आए हुए हैं उसी पाथ से आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिन जहां से आप चले थे वहां पर अगर आप पहुंच जाते हैं और इस दौरान जो भी सिस्टम और सराउंडिंग पर इफेक्ट पड़ा है वो जीरो हो जाए, प्रोसेस के होने का कोई इफेक्ट अब बचे ना सिस्टम और सराउंडिंग पर, तो आप बोलेंगे वो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल नेचर का है। अदरवाइज आपका क्या है, इरिवर्सिबल नेचर का प्रोसेस। सपोज देखिए ध्यान से, सिस्टम है हमारे पास और ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में अभी हमें पढ़ना है आगे चल करके हीट और वर्क को लेकर के, लेकिन हम जानते हैं कि साइन कन्वेंशन ये होता है कि अगर सिस्टम से हीट बाहर जाती है तो आप उसको सिस्टम के लिए नेगेटिव लेते हैं और सराउंडिंग के लिए वही पॉजिटिव बन जाती है। यानी हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम जो है दैट इज हीट ट्रांसफर, ये सिस्टम आपका है, सपोज ये सिस्टम है, यहाँ से हीट निकलेगी तो सिस्टम के लिए नेगेटिव हो जाएगा और सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हीट सिस्टम को मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी हीट जहां जाएगी वहां बस पॉजिटिव हो जाएगा, जहां से निकलेगी वहां नेगेटिव। ये बेसिक साइन कन्वेंशन है, आगे चलकर हम लोग हीट और वर्क ट्रांसफर के साइन कन्वेंशन भी चेक करेंगे। अब जरा देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। 1 से 2 कोई प्रोसेस हुआ, अब मानिए कि 1 से 2 होने में, प्रोसेस के होने में 20 यूनिट की जो हीट है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में चली गई। कितना यूनिट, 20 यूनिट। अगर 20 यूनिट की हीट सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में गई तो सिस्टम से निकली है हीट, तो यहां क्या हो जाएगा, -20 यूनिट, और सराउंडिंग में चूंकि पहुंची है ये हीट तो इसके लिए क्या हो जाएगा, +20। तो प्रोसेस कहां से कहां पहुंच गया, 1 से 2। अब आपको उसी पाथ पर रिवर्स होना है, रिवर्स आप हो गए और आप इसी पाथ को फॉलो करते फिर से यहां पहुंचे। अब जब ये घटना घटी, पहला जो प्रोसेस हो रहा था 1 से 2, उसमें क्या हुआ था, सिस्टम से हीट निकली थी 20 यूनिट और सराउंडिंग में पहुंची थी। अब अगर ऐसा हो जाए कि वही पाथ फिर से रिपीट हो और 20 यूनिट की हीट जो सराउंडिंग में गई थी वो वापस किसको चली आए, सिस्टम को चली आए। कब, जब ये सिस्टम यहां पर फिर से आपका अपनी पोजीशन पर क्या करे, पहुंचे, ओवरऑल अपनी पोजीशन को जब रिस्टोर करे वो, यानी 2 से चला और आपका कहां पहुंच गया, फिर से 1 पर, तो 20 यूनिट की हीट यहां से सराउंडिंग से निकल के किस में चली आई, सिस्टम में। ध्यान समझिएगा, सिस्टम सराउंडिंग से निकली हीट, इसके लिए -20, क्योंकि जहां से निकलेगी वहां माइनस, जहां पहुंची वहां प्लस, वहां ऐड हो गई 20। अब आप फिर जहां से चले थे फिर वहीं पर पहुंच गए हैं और सेम पाथ से पहुंचे हैं। अब आप नेट इफेक्ट देखिए सिस्टम और सराउंडिंग पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या पड़ा है। तो -20 + 20 कितना हो गया, 0, +20 - 20 0। यानी प्रोसेस खत्म होने के बाद ये आपने जो भी किया 1 से 2, 2 से 1 गए सेम पाथ पर, अब जब आप 1 पर फिर पहुंचे हैं उस वक्त सिस्टम पर क्या इफेक्ट छोड़ा है, 0। इस प्रोसेस का कोई इफेक्ट सिस्टम पर नहीं है। सराउंडिंग पर क्या इफेक्ट है इस प्रोसेस का, अगर ऐसा केस सेटिस्फाई होता है तो आप बोलेंगे क्या कि ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। सपोज ऐसा हो जाए अगर कि यहां से 10 यूनिट की हीट मिली होती प्रोसेस में, ध्यान समझिएगा, अगर 10 यूनिट की हीट जब आप 2 से 1 जा रहे थे रिटर्निंग पोजीशन में सेम पाथ पर, तो 10 यूनिट की हीट सराउंडिंग से निकली थी और 10 यूनिट की हीट किसको मिल गई थी, सिस्टम को, +10, और आप यहीं पहुंच गए। यानी आपने पाथ को रिपीट तो कर लिया, आप 1 से 2 आए, 2 से 1 चले गए, वही पाथ फॉलो करते हुए, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग पे जो घटनाक्रम का इफेक्ट है वो चेक करिए। अब आप
यहां पर आपके लिए -10 यूनिट है और यहां पर आपके लिए +10, यानी 10 यूनिट इस प्रोसेस का इफेक्ट ये है सराउंडिंग पर। अभी भी सराउंडिंग को 10 यूनिट हीट मिली हुई है और सिस्टम से 10 यूनिट हीट खोई हुई है। इसका मतलब है कि प्रोसेस भले ही 1 से 2 हुआ, फिर उसी पाथ पर आप 2 से 1 पहुंच गए, फिर भी सिस्टम और सराउंडिंग का इफेक्ट अभी उस प्रोसेस का बचा हुआ है, यानी ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। कैसा है ये प्रोसेस? इरिवर्सिबल है, क्योंकि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो सराउंडिंग से सिस्टम और सराउंडिंग का जो इफेक्ट ओवरऑल बनेगा, जब ये रिस्टोर अपनी पोजीशन को करेगा, उस वक्त ये इफेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपने जो ये घटनाक्रम हुआ उसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पर है अभी। इसका 10 यूनिट अभी खोया हुआ है, इसका 10 यूनिट एक्स्ट्रा मिला हुआ है हीट के फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये कैसा है? इरिवर्सिबल। अब फ्रिक्शन की जहां तक बात है इरिवर्सिबिलिटी को, तो जरा देखिए, सपोज कि हमारे पास एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पर, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान समझिए। सपोज एक ब्लॉक है और इसका मास m है। अब इसको अपनी पोजीशन 1 से 2 आनी है। मान लो इस पोजीशन से इस ब्लॉक को, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज 1, इस ब्लॉक को अपनी पोजीशन से यहां पहुंचना है। दिस इज पोजीशन नंबर 2। ध्यान समझिए, फ्रिक्शन को देखिए, दिस इज 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2, और आप जो है एक रस्सी लगा करके आप इसको एक पर्सन इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। 1 से 2 आपको जाना है। अगर 1 से 2 आप मूव कर रहे हैं इसको, अब सिस्टम और सराउंडिंग को देखिए, पहले 1 से 2 आप जाएंगे, फिर उसी ब्लॉक को 2 से कहां लाएंगे? 1 लाएंगे, यानी पाथ तो सेम होना चाहिए। तो अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के इफेक्ट को फिर से हम लोग चेक करेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग का क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। ये प्रोसेस जो हो रहा है 1 से 2, फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन हीट जनरेट करेगा। जब आप 1 से 2 जाएंगे, फ्रिक्शन हीट जनरेट करेगा, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। तो आप 1 से 2 गए, 1 से 2 जाइए आप, तो इस रबिंग एक्शन की वजह से इसके सरफेस पर सिस्टम से कुछ हीट कहां चली जाएगी? सराउंडिंग में चली जाएगी। मान लीजिए सिस्टम से 10 यूनिट की हीट चली गई सराउंडिंग में, तो यहाँ -10 हो जाएगा, और सराउंडिंग को मिली तो कितना हो जाएगा? +10 यूनिट हो जाएगा। समझिए, इधर -10 यूनिट है, इधर कितना है? +10 यूनिट हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको फिर से वापस खींचिए अपनी पोजीशन पर, सेम पाथ सेम रखिए। जब भी आप इसको फिर से वापस लाएंगे, फिर क्या होगा? फिर फ्रिक्शन होगा, और फिर फ्रिक्शन क्या करेगा? वो सिस्टम से हीट निकाल कर किसको देगा? सराउंडिंग को, यानी 10 यूनिट की सराउंडिंग को फिर दे दिया उसने, और सिस्टम को कितना मिला? -10 यूनिट फिर से यहां से निकला। अब जरा देखिए, 1 से 2 आप पहुंच चुके हैं, और 2 से 1 भी आप आ गए हैं, ब्लॉक अपनी पोजीशन पर वो आदमी लाके खड़ा कर चुका है। अब इस प्रोसेस का रिजल्ट देखिए क्या हुआ। सेम पाथ रिपीट आपने किया। अब रिजल्ट सिस्टम और सराउंडिंग पर देखिए, यहां कितना है? -20 यूनिट, और यहां पर क्या है? +20 यूनिट। इसका मतलब है इधर -20 यूनिट है, यहाँ +20। इसका मतलब है इस प्रोसेस के होने के बाद ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि अभी भी सिस्टम से 20 यूनिट का हीट लॉस हुआ है और सराउंडिंग को 20 यूनिट का हीट गेन हुआ है, यानी नेट रिजल्टेंट 0 नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रोसेस कैसा रहा होगा? इरिवर्सिबल रहा होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात है, और ये फ्रिक्शन ने बनाया इसको, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हीट को कहीं न कहीं बाहर निकालेगा, और जब हीट को बाहर निकालेगा वो रिस्टोर होने की पोजीशन में नहीं होगा। या तो एक्सटर्नल कोई सोर्स लगाइए आप। अब एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है आप उस प्रोसेस को होते समय 10 यूनिट जिसने निकाल रहा है 20 यूनिट, अब 20 यूनिट इसको सप्लाई आप कर दीजिए किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तभी ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। इंडिविजुअल अगर फ्रिक्शन है तो हमेशा प्रोसेस को कैसा बनाएगा? वो इरिवर्सिबल बनाएगा। फ्रिक्शन का इंटरफेयर प्रोसेस को कैसा बनाता है? इरिवर्सिबल बनाता है। तो आप रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी का बेसिक मीनिंग ये है, आप 1 से 2 जाइए, पाथ सेम हो रिपीट करते समय, वापस आते समय, लेकिन सिर्फ पाथ अपनी पोजीशन में फिर से पहुंच जाने पर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल डिसाइड नहीं होगा। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रोसेस हुआ है, जो घटनाक्रम घटा है, इसका क्या इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग पर लास्ट समय में है। अगर कोई इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा था? रिवर्सिबल था। अगर कोई इफेक्ट है बचा हुआ सिस्टम और सराउंडिंग पर, इसका मतलब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल था। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो आज हम लोग अब यही रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पर अपना लेक्चर फिनिश करते हैं।
आगे हम लोगों को अभी प्रोसेस में भी क्वासी स्टैटिक एक प्रोसेस बहुत फेमस प्रोसेस है, साइकिल्स हैं, फिर कैसे टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हीट ट्रांसफ़र क्या है, वर्क ट्रांसफ़र है, ऐसे डिफरेंट सेक्शन को हम लोग डील करेंगे। दूसरे लेक्चर की खास बात ये है कि आपको स्टेट को डिफाइन करते समय कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कैसे बाउंड्री रखनी है। और दूसरी बात, रिवर्सिबिलिटी के समय ये याद रखिए कि केवल आप वापस अपनी पोजीशन पे आ गए तो आप ये मत सोचिए कि आप रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है। उस प्रोसेस का इफेक्ट क्या है सिस्टम और सराउंडिंग पर, ये भी चेक करिए, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे चल करके आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।